ऑक्सीडेशन ऑफ, कल से हमको बताना था, कल आपको मैंने एल्कोहल स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया था, वही आज जो है आगे एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ, नंबर 1 करके देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल इज डिफरेंट। इसकी मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल इज डिफरेंट। एल्कोहल 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, उसका ऑक्सीडेशन बिहेवियर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। सेकेंड टॉपिक ये है कि इन ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ CH and HO bond takes place। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें किसका क्लीवेज होगा? CH बाड और HO बाड का क्लीवेज होगा। बाड टेक्स प्लेस एंड फॉर्म क्या फॉर्म होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या फॉर्म होगा? कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। सेकेंड टॉपिक ये बता रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्कोहल का तो उसमें CH या HO बाड का क्लीवेज होगा और इससे क्या फॉर्म होगा? कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा, माने एल्डिहाइड फॉर्म होगा या एसिड फॉर्म होगा। थर्ड टॉपिक है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसमें इन्वॉल्व कर, ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यूज करते हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? नंबर 1 एसिडिफाइड आर एल्केलाइन KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या HNO3 CrO3 PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये जो होता है PCC द मिक्सचर ऑफ pyridine C6H5N प्लस HCl प्लस CrO3 का ये मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं PCC। इट इज द मिक्सचर ऑफ pyridine प्लस HCl प्लस CrO3, इसके मिक्सचर को बोलते हैं हम PCC। और एसिडिफाइड K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, तो ये डिफरेंट टाइप का हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं या कॉपर यूज कर सकते हैं। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनका यूज करते हैं और किसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम? एल्कोहल का। 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन का जो टर्म है हमको ये समझना है कि वो टर्म क्या है, कैसे हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्लीवेज कैसे होगा। पहले इस क्लीवेज को हम समझते हैं कि क्लीवेज CHO बाड का होना कैसे है। जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। तो मेरे पास अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये चीज है RCHHOH है। तो क्लीवेज ऑफ इस बाड का क्लीवेज होगा तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं एरो के नीचे। तो क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और ये H बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड बन गया। ये एल्डिहाइड बना कि नहीं बना? RCHO है एल्डिहाइड। और फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इजी आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्या बनेगा? RCOOH बन जाएगा, एसिड फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिख सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। क्लियर? ऐसे अगर हम यूज कर लें 2 डिग्री एल्कोहल, सपोज करिए मेरे पास से अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल है तो यही चीज होगा RCOOH
HROH, यही ना होगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अब यहां ये क्लीवेज होना है, यहां ये क्लीवेज होना है, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, RCOR, ये बन जाएगा कीटोन, कीटोन बना, इट इज कीटोन। और फिर इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये देखिए सेकेंड ऑक्सीडेशन डिफिकल्टली होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आसानी से नहीं होता है, डिफिकल्टली होता है, और ये इजी होता है, इजिली होता है। तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस RCOOH, माने एसिड फार्म हो जाएगा, इसमें भी क्या फार्म हो जाएगा, एसिड फार्म हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, एसिड फार्म हुआ। अगर मेरे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो 3 डिग्री एल्कोहल की बात आप करिए। 3 डिग्री एल्कोहल में RC, ये भी R ही होगा, और ये भी क्या होगा, R ही होगा, और ये क्या होगा, OH होगा। सिमेट्रिकल यार हम लगा दे रहे हैं। तो ये तो क्लीवेज, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन होना है। तो डायरेक्ट जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये बहुत ही विग्रस ऑक्सीडेशन होता है, डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन होता है, और बनेगा RCOOR, ये कीटोन तो बनेगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो है विग्रस ऑक्सीडेशन होता है। तो ये चीजें हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे ये प्रोडक्ट फार्म हो रहे हैं। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो आपके एक्सप्लेन किया हुआ है उसको हम समझाते रहे हैं, पीसीसी वगैरह को लेकर के। मैंने ये हम एक जनरल चीज बताया कि जिसमें HO बांड का और ये जो है CH बांड का और HO बांड का क्लीवेज होना है, और हर एक क्लीवेज में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है निकल रहे हैं, ठीक ना। तो ये ऑक्सीडेशन से क्या बन रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड ही फार्म हो रहे हैं। क्या फार्म हो रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड फार्म हो रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन की टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक और चीज बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, जैसे RCH2OH है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि इसमें RCH2OH है। फिर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, R2CHOH है, ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, जरा ध्यान से देखिए। और मेरे पास ये 3 डिग्री एल्कोहल लेके चल रहे हैं, R3COH है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो दो तरह की हम बात कर रहे हैं। एक तो ये हम बात कर रहे हैं कि इसके पास अगर मेरे पास एसिडिफाइड K2Cr2O7 नंबर 1, R Na2Cr2O7, R थर्ड हाइड्रस Cr2O3 अगर है तो क्या बनेगा, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इनको यूज कर रहे हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, आर हाइड्रस मीन्स वाटर, वाटर युक्त Cr2O3। हाँ रुक जाओ, अभी कहां पर यूज नहीं करेंगे, इसमें नहीं, इधर यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात हम कर रहे हैं, इधर हम लेके चल रहे हैं, इसमें इन तीनों में, यहां पर देखिए, यहां पर या तो पीसीसी यूज कर रहे हैं या एनहाइड्रस Cr2O3 यूज कर रहे हैं जिसमें वाटर नहीं है, या कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं। वही चीज यहां सेकेंड अल्कोहल में भी वही चीजें हैं। सेकेंड अल्कोहल पीसीसी, एनहाइड्रस Cr2O3 और कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। फिर यहां भी वही चीजें हैं, यहां भी वही चीजें हैं, वही चीज यूज कर रहे हैं। कॉपर, कॉपर कितना ले रहे हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर पे।
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, एक को छोड़ देते हैं, यहां पर एक ही लेके चल रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब यूज कर रहे हैं। तो अगर ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनेगा, RCHO। माने वही हर जगह क्या बनेगा, चाहे कोई भी यूज कर दो RCHO ही बनेगा, RCHO बनेगा। चाहे इसको ले लो, PCC ले लो, एनहाइड्रस ले लो, या कॉपर ले लो, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। क्या हो रहा है यहां पर, डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ये भी ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है, यहां डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। यहां भी वही चीज बनेगा, इन तीनों से भी वही बनेगा, सेम बनेगा। आर सी डबल बॉन्ड O और ये R, ये कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेके चलते हैं और ये ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, कीटोन फॉर्म होता है। और यहां क्या बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है। और अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल लेके चलते हैं और ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो मेरे पास बनता है एल्कीन फॉर्म होगा, RCCH2R। क्या बन जाएगा, यहां पर R के जगह पर हम CH3 ले लें, क्या ले लें, CH3, तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और प्लस H2O निकल जाएगा, यहां पर डिहाइड्रेशन होगा। 3rd डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है कॉपर के साथ। तो ये डिहाइड्रेशन होता है तो ये बन जाता है एल्कीन। तो देखिए, अगर इस तरह का ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो एल्डिहाइड या एल्कीन बनता, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनेगा, इनमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। और टर्सरी एल्कोहल से एल्कीन बनेगा, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन अगर हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल में कहीं भी यूज कर रहे हैं, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इससे क्या बनता है, एसिड फार्म होगा। क्या फार्म होगा, एसिड फार्म होगा। क्या बनेगा, एसिड फार्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फार्म होगा। अगर हम ये यूज करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में, ये मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7 Na2Cr2O7 हाइड्रस CrO3 हम यूज करते हैं तो एसिड फार्म होता है। और अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो क्या फार्म होता है, एल्डिहाइड, प्राइमरी से, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्सरी से क्या मिलेगा, एल्कीन फार्म होता है। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आप देख लें, क्लियर। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का हमने आपको बताया। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल का डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनाल की। रिएक्शन ऑफ फिनाल लिख लीजिए, हो गया। अब देखो आगे आ गया है रिएक्शन ऑफ फिनाल। एल्कोहल तो फिनिश हो गया, अब हम बात करते हैं फिनाल का रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ फिनाल, रिएक्शन ऑफ फिनाल, जैसा कि आपको पता है कि फिनाल बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम OH ग्रुप को अटैच करा दें, ये OH ग्रुप अटैच करा दो, ये इज फिनाल। और आपको पता है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट प्लस R इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट प्लस R इफेक्ट, और इस प्लस R इफेक्ट को या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब ये आर्थो ग्रुप, ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस बेंजीन रिंग के इस आर्थो पोजीशन पर या इस पैरा पोजीशन पे
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करा देता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। किस वजह से, ड्यू टू रिजोनेंस की वजह से। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिजोनेंस। नहीं बेटा पे नहीं बढ़ेगा, अभी आप रिजोनेंस देख लो। अभी इसके पीछे वाले लेक्चर में आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर बताया गया फिनाल का। अब देखिए यहां पर फिनाल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप लेके चलेंगे, थोड़ा सा याद होगा आपको, पीछे से हमने बताया था। ये फिनाल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर है O और ये H है, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डिस्प्लेस होगा और ये चीज यहां डिस्प्लेस होगी। थोड़ा सा इसको हम नीचे करके बना रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऐसे जो है, ये आपका ये डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर आने से यहाँ नेगेटिव, और ये O। अब बताइए इस पोजीशन पर आर्थो पोजीशन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो पोजीशन है। फिर इसका रिजोनेंस बनाओगे तो ये चीज यहां शिफ्ट करेगी, ये चीज यहां शिफ्ट करेगी। ये पीछे हम बना भी चुके हैं। तो रिजोनेंस आप बनाइए, देखिए आर्थो और पैरा पोजीशन ही ओनली एक्टिवेटेड ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। केवल आर्थो और पैरा पोजीशन ही एक्टिवेट हो रहा है। ये पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो गया और ये ऐसे हो गया, पैरा पोजीशन एक्टिवेट हुआ। फिर आगे ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं, तो इस रिजोनेंस से आपको क्या दिख रहा है कि या तो आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन या आर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है। तो इनकमिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल, फिनाल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनाल कैसा रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो हमेशा बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पर अटैक करेगा, आर्थो, और जहां डेंसिटी हाई है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग में, सपोज करिए बेंजीन रिंग का ये पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है रिजोनेंस की वजह से, ये पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, ये पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, ये पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है ना, यही पोजीशन एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर ऐसे हम बना रहे हैं, तो जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो यहां अटैक करेगा, नहीं तो फिर यहां अटैक करेगा, नहीं तो फिर यहां अटैक करेगा, अटैक करेगा ना। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, देखिए ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, फिनाल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and hydroxyl group increase electron density on benzene ring at ortho and para position. This is represented by resonance structure से हम रिप्रेजेंट किए, और आप देख रहे हैं कि आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन पे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हमेशा आके बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। अब ये रिएक्शन क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको तमाम तरह के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है या रिएक्शन दिया है, उसको समझिएगा, उसको समझिए ध्यान से। जैसे नाइट्रेशन ऑफ फिनाल, जैसे पहला एग्जांपल है नाइट्रेशन, पहला एग्जांपल तो यही है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनाल, नाइट्रेशन ऑफ फिनाल, तो यहां फिनाल का नाइट्रेशन हम दो तरह से करा सकते हैं। फिनाल नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वे। फर्स्ट वे क्या होगा इसका नाइट्रेशन का, एक तो हम नाइट्रेशन करा सकते हैं विथ नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एक नाइट्रेशन ऐसे कराते हैं, और दूसरा नाइट्रेशन कराते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ कंसंट्रेट HNO3। एक तो कंसंट्रेट से कराएंगे, दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंट होगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे मेरे पास ये फिनॉल है,
ये OH फिनाल है, यहां पर फिनाल अल्टरनेट डबल ना करके हम इसमें रिंग बना दे रहे हैं। और रिएक्शन इसका हम करा रहे हैं डायलूट HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में। तो मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल मिलता है, OH तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर NO2 ये आर्थो नाइट्रोफिनाल मिलेगा, और एक क्या मिलेगा हमारे पास, बोलिए, OH और ये NO2, ये पैरा नाइट्रोफिनाल। इन दोनों फिनाल का मिक्सचर ही हमें मिलता है, लेकिन इन दोनों मिक्सचर को हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। जो आर्थोनाइट्रोफिनाल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होता है, कम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और पैरानाइट्रोफिनाल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई होगा। माने पैरा नाइट्रोफिनाल, देखिए पैरा नाइट्रोफिनाल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा विथ रेस्पेक्ट टू आर्थो नाइट्रोफिनाल। देखिए ध्यान से समझिएगा, पैरा नाइट्रोफिनाल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और आर्थो नाइट्रोफिनाल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा क्यों होगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दो तरह से पढ़े हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर जो होगा आर्थोनाइट्रोफिनाल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहां पर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। को समझने के लिए यहां पर देखिए, यहां पर समझा रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए होगा कि अगर मेरे पास ये नाइट्रोफिनाल है, अगर ध्यान से देखना आर्थो नाइट्रोफिनाल अगर है, तो अगर ये OH है तो NO इसके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। माने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इनसाइड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। इनसाइड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इनसाइड द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये चूंकि एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, इसका कम होगा। लेकिन अगर पैरानाइट्रोफिनाल को अगर लेके आप चलते हैं, पैरानाइट्रोफिनाल, जैसे मेरे पास अगर ये पैरानाइट्रोफिनाल है, OH है, ये पैरानाइट्रोफिनाल है, हमने इसको ऐसे बना दिया। एक और NO, ये पैरानाइट्रोफिनाल है, तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड काम करेगा, इन बिटवीन इसके और इसके बीच कौन सा काम कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, बोलिए, बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है कि इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब ना इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनाल का क्या होगा, अधिक होगा, और आर्थोनाइट्रोफिनाल का क्या होगा, कम होगा। इसलिए देखा गया है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है वो मिनिमम माइनर प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये जल्दी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये जल्दी बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम आपका नाइट्रोफिनाल का हम नाइट्रेशन करके आर्थो और पैरानाइट्रोफिनाल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस तो ये हुआ कि डाइल्यूट से करते हैं तो क्या होता है। दूसरा प्रोसेस हम यूज करेंगे कंसंट्रेट के साथ। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, जरा ध्यान से देखिएगा उसको। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेके चलते हैं, कंसंट्रेट, देखिए अगर हम फिनाल का नाइट्रेशन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, डायरेक्ट रिएक्शन है, H2SO4 के प्रेजेंस में ये भी होगा। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेके चलते हैं तो हमारे पास मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल।
तो यहां से OH तो रहेगा ही रहेगा। हर आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इसका क्या है, एक्टिवेटेड है, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा, आके लग जाएगा और बन जाएगा 2 4 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और यह बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। तो ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अगर हम फिनाल का नाइट्रेशन दो तरह से, अगर कंसंट्रेट से कराते हैं तो पिक्रिक एसिड फार्म कर लेंगे, और अगर डाइल्यूट से कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑब्टेन कर लेंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पीछे का रिवीजन होगा और हल्का सा अगर माइंड यूज करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही रहा है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन में, जो इलेक्ट्रोफाइल हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रो जो, हाँ आर्थो पैरापेटाइट हो रहा है, आज जो इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं वो क्या है, NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन है। क्या है ये, नाइट्रोनियम आयन है। देख लीजिए ये कैसे जनरेट होता है, पीछे हमने बताया है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होते हैं, याद है आपको, नहीं याद है तो अगर याद नहीं है तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होते हैं आपको पता है, HOSO3H होगा ना, H2SO4 को लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब लेके जाएगा तो ये बन जाएगा H प्लस आ जाएगा, एसिड देगा, आप प्लस पूरा इसको लिख दो HSO4 माइनस, लिख सकते हो ना। अब ये H प्लस कौन, नाइट्रिक एसिड लेके चला HONO2, ये H प्लस यहां अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HOH प्लस NO2 बन जाएगा। अब ये NO2 बना तो ये लेके यहां अलग हुआ, जब लेके अलग हुआ तो क्या बना, H2O बन गया, अब प्लस NO2 प्लस नाइट्रोनियम, माने यही तो इलेक्ट्रोफाइल है, और यही बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये पीछे हम बता चुके हैं, बार बार इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ये आपको एसिड के ही रिएक्शनों से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एसिड में ही इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रिक एसिड हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा। कैसे जनरेट होता है तो रिएक्शन आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा अगर माइंड का यूज करेंगे तो H2SO4 में H प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन दे दिया, HNO3 जो है उसको एक्सेप्ट करके ये बना देगा HO2 प्लस NO2, ये प्लस तो रहेगा नहीं, निगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और यही अटैक करता है किसके ऊपर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, देख लो, लिख लो लिख लो। अब हम आगे बात करेंगे, हैलोजिनेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आइए, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन भी मतलब यहां हम लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में भी दो प्रोसेस हम दिखाएंगे, दो स्टेप दिखाएंगे। पहला स्टेप फिनाल का हैलोजिनेशन ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, जैसे ये फिनाल हमने लिया, फिनाल ले लिए और इसका हैलोजिनेशन हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और क्या है, क्लोरोफार्म है ना, CH3 लेकर इसके प्रेजेंस में CH2 और CHCl है, यही है ना, इसके साथ करा रहे हैं। तो जब करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है मेरे पास, जरा ध्यान से देखना, OH आर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल, ये नहीं मिलेगा, ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल मिलेगा या पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा।
यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा ना। ये अधिक मात्रा में और ये कम बनेगा, ये मैक्सिमम बनेगा और ये मिनिमम बनेगा। रीजन ये है कि यहाँ बीआर और ओएच के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मैक्सिमम है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडनेस, भीड़ भाड़ वाली जगह, या स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर कम है, डिस्टेंस है। तो ये प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर बनता है। अब अगर हम बात करते हैं इसी ब्रोमीन का, इसी फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। 3Br2 ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है, आर्थो पैरा तीनों पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। ये OH हो जाएगा और ये Br, फिर ये Br और ये, तो कंडीशन ये मेंशन होगा तो ये बनेगा, और कंडीशन ये मेंशन होगा तो ये बनेगा। और इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यही ना बन रहा है, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन से भी हमें क्या मिलता है, दो तरह का। अगर ब्रोमीन CS2 CaCl3 लेते हैं तो हमारा आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है, और अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद रीमर टीमैन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, दो है। तो हम बात करते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन की, पहले हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोलबेज रिएक्शन भी और रीमर टीमैन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन है, इसलिए इन दोनों को ध्यान से जरा देखिएगा। हालांकि एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेन किया है बहुत ही मतलब क्रिटिकल एक्सप्लेन किया है, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां देखिए, रीमर टीमान रिएक्शन, ये चीज इसको समझिएगा, ये क्या होता है राइमर टीमैन रिएक्शन, इसको समझना है। तो इसके लिए एक चीज ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर फिनाल मेरे पास है, फिनाल रिएक्ट विथ, जैसे ये फिनाल है, इसका रिएक्शन फर्स्टली NaOH और किसके प्रेजेंस में, CHCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, और फिर इसका सेकेंडली एसिडिफिकेशन करा देते हैं। तो क्या मिल जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन देखो, OH और ये CHO मिल जाता है, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड मिलता है, ये नहीं मिल रहा है, इसलिए देखो ऐसे सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, ये ऑब्टेन्ड हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन किया उसको देखिए, ये तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी मेंशन किया उसको देखो, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है उसको जरा ध्यान से देखना। उसने किया गया है कि फिनाल ले लिया, हाँ वही चीज बता रहे हैं, फिनाल ले लिया और यहां पर NaOH और CHCl3 से रिएक्शन किया, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो क्या बना, इसको जरा ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी में जो बना है वहां देखिए, O पॉजिटिव Na, O निगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये CHCl2 बना, CHCl2 बना, ये इंटरमीडिएट बन गया। फिर इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया, डायरेक्ट रिएक्शन हम लिख रहे हैं, तो ये जो बना मेरे पास ONa और ये बन गया CHO बना, क्या बना, CHO बना। अब फिर इसका एसिडिफिकेशन करा दिया, जरा ध्यान से देखना, इसका एसिडिफिकेशन करा दिया तो क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड बन गया, OH और CHO। तो दैट्स ऑल, काम यहां से भी चल जाना है, रीमर टीमैन रिएक्शन यही है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये चीज इंटरमीडिएट बनता कैसे है, कैसे ये बनता है इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट का ये प्रोडक्ट ये स्मेल्डिहाइड में कैसे चेंज होता है। यहां क्वेश्चन मार्क है ना कि ये चीजें कैसे बनती है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंस है, क्लोरोफार्म प्रेजेंस है, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये चीजें बन रही हैं, इंटरमीडिएट बन रहा है।
अब इस इंटरमीडिएट का फिर NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है, और फिर उसका एसिडिफिकेशन हो तो साइलसिल एल्डिहाइड बन जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे ये बनेगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसका मैकेनिज्म हम प्रोसीड्स करेंगे और मैकेनिज्म देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको समझिए, आप जो रिएक्शन लिखे हैं उस रिएक्शन को एनसीईआरटी के अगेंस्ट उस रिएक्शन को समझिए। आपने जो लिखा है मैकेनिज्म फिनाल की हम बता रहे हैं, मैकेनिज्म बता रहे हैं रीमर टीमैन रिएक्शन का, सारा मैकेनिज्म तो नहीं लेकिन रीमर टीमैन रिएक्शन का CH इंटरमीडिएट बना है इसलिए इसको बना रहे हैं, सब में इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो आप ये देख रहे हैं कि फिनाल, आपने रिएक्शन यही लिखा था कि ये फिनाल जो है NaOH और क्या CHCl3, और हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, ये बन रहा है ONA और ये CHCl। पहले तो इसको बनाए हम, तो इसके लिए रिएक्शन क्या है, जैसे ये क्लोरोफार्म है Cl ये Cl और ये H है, ये क्लोरोफार्म है ना, क्लोरोफार्म। ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस करेंगे, खींचेंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसमें NaOH में OH निगेटिव इसके साथ मिल करके H+ इसके साथ चला जाएगा, H+ इसके साथ चला जाएगा और क्या बना देगा, -H2 तो निकल जाएगा, -H2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, अरे भाई H+ निकल गया ना, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिए तो H+ निकला, H+ निकला तो H+ और OH मिलके -H2 बना देगा, और ये बच क्या गया, Cl और इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर निगेटिव चार्ज बच जाएगा ना, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब आपको पता है कि Cl इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है और आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल जाएगा। ये जब निकला तो क्या बना, इसको देखिए, C, ये चार्ज खत्म हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl और Cl-। यही है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, ये डाइक्लोरोकार्बन यही आके अटैच होगा कहां पर, यहां पे, ये डाइक्लोरोकार्बीन है, क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। अब आपको पता है कि फिनाल में, जरा ध्यान से देखिएगा, जो फिनाल हम लेके चलते हैं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लेके चलते हैं, और O और H है, और यहां पर भी NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, OH निगेटिव ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डिस्प्लेस करेगा, और OH के साथ मिलकर -H2 तो ये भी बना देगा, ये H+ आ जाएगा इसके साथ, तो -H2 ये भी फार्म करेगा। तो जब फार्म करेगा तो क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर O निगेटिव हो जाएगा ना, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, क्लियर है, -H2 बन गया ये। अब होना क्या है कि ये चीज यहां डिस्प्लेस हो जाएगा, ये चीज यहां डिस्प्लेस हो जाएगा और ये यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। रेजोनेंस पढ़े हैं इसका, जब डिस्प्लेस होगा तो क्या